हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर जनाब आफताब कमाल पाशा साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ट्रंप के सामने जो तमाम यूरोपीय मुल्कों के लीडर्स बैठे थे एक मेज पर, आखिर उसके क्या मानी है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमास और इसराइल के बीच क्या जंगबंदी होने के कोई इम्कान नजर आ रहे हैं। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि क्या इसराइल ईरान पर फिर हमला करेगा, क्योंकि अब ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने एक बयान दिया है कि जंगबंदी किसी कागज पर नहीं है, ये रुकी हुई है जो कभी भी फिर से भड़क सकती है। तो ये कुछ ऐसे अहम सवालात हैं, यूक्रेन जंग बंद होगी या नहीं होगी, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज सेंटर के सरबराह रह चुके हैं, जाने माने राइटर हैं, एनालिस्ट हैं और डिप्लोमेट के तौर पर भी उस इलाके में काम जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या दुनिया इतनी बदल गई या बदल रही है कि एक मेज पर सब लोग बैठे हैं, यूरोप के तमाम लीडर्स, और उस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडिंग लगाई थी भारत के एक अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, यूरोप एट ट्रम्प्स टेबल। आप उसे कैसे देख रहे जी, मैंने भी देखा। ये बहुत ही दिलचस्प उन्वान है। हैं? लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ, चूंकि मैं एकेडमिक दुनिया से हूँ, उस्ताद रहा हूँ, पढ़ाया हूँ 40 साल तक अलीगढ़ में और जेएनयू में। मुझे लग रहा था कि ये सब हाजिरी देने यूरोपियन यूनियन लीडर्स जो है हेडमास्टर के पास पहुंचे थे या हम्म। प्रिंसिपल के पास पहुंचे थे, जो कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हेडमास्टर ने लिया है पुतिन की मीटिंग के साथ अलास्का में, जो कि उनको उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप अलास्का की मीटिंग से पहले कहते थे, उन्होंने कहा कि अगर बातचीत में सफलता नहीं होती तो और कड़े सैंक्शंस जो है रूस पे हम लगाएंगे, और हम सीज फायर के अलावा कुछ और बात पे जो है गुफ्तगू उनसे नहीं करेंगे बोल के। ये दो अहम मुद्दे थे जिससे यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन भी काफी संतुष्ट था, और लगता था कि ये डराने धमकाने की डिप्लोमेसी है रूस को कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस भी डाल सकते हैं, जैसा भारत जो तेल निर्यात करता है और चीन और दूसरे देशों के पास। लेकिन जो मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आया उसके बाद अपोजिट निकला, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इतनी नरमी बताई उसके बाद कि बहुत थमे हुए लग रहे थे कि पुतिन साहब जो है इन पे इतना असर डाल दे हैं, इतना जादू कर दिए हैं, अगर मैं अल्फाज वो इस्तेमाल करूं तो जो है ये काफी चौंकाने वाली बात थी यूरोपियन यूनियन लीडर्स को, खासतौर पर नाटो लीडर्स को, कि ये चमत्कार कैसा हो गया। हम्म। 3 घंटे में जो है पूरी पॉलिसी अमेरिका की बदल गई, और ये क्या मजबूरी थी ट्रम्प की कि उन्होंने पूरा जो है रूस का नजरिया यूक्रेन पे जो है वो मानने के लिए तैयार हो गए। जैसा जो रूट कॉज शुरू से बोलता आ रहा है रूस की, यूक्रेन के झगड़े में जो रूट कॉज है, असल मकसद है, उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। जैसा वहाँ रजीम चेंज हुआ 2004 में और 2014 में और 2022 में वगैरह, ये मिन्स्क अग्रीमेंट के बाद जो खिलाफ वर्जी हुई, तो ये रूस का पहले से ही ये पॉइंट्स पे अड़े हुए हैं कि मिन्स्क अग्रीमेंट जो है बेसिक था, उसको आप लोग नजरअंदाज कर दिए और आप लोग जिम्मेदार हैं वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके। तो ये पहला था। दूसरा जो है उन्होंने सिक्योरिटी गारंटीज की बात की, जिसमें अमेरिका के फौज भी फोर्सेस भी शामिल होंगे बोल के। ये सिक्योरिटी गारंटीज रूस के साथ यूक्रेन को देना
ये बहुत ही जो है पेचीदा मसला और चौंकाने वाली बात थी यूरोपियन लीडर्स को। क्योंकि वो इस भरोसे पे थे कि ट्रम्प जो है कड़ा रवैया रूस के खिलाफ अपनाएगा। और उस बेसिस पे जो है पिछली नाटो मीटिंग में जहां ट्रम्प भी शामिल थे, तो उन्होंने 5% जो जीडीपी का है वो नाटो को डिफेंस बजट को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए थे, कि इस उम्मीद में कि जो है अमेरिका हमारे साथ है रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में, और कितनी भी लंबी तवील जंग हो हम अमेरिका के पर भरोसा निर्भर कर सकते हैं बोल के। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रम्प आज कुछ कहते हैं और कल कुछ कहते हैं, और जो आखिरी इंसान उनसे मिलता है उनसे मुतासिर हो जाते हैं, और उनकी पॉलिसी जो है 180 डिग्री बदल जाती है। तो इसी तरह जो है ये शॉक में थे यूरोपियन लीडर्स, और सब इकट्ठा मिलके मीटिंग करके उनसे मिलना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप से। तो हाजिरी देने के लिए गए, पूछने की क्या हो गया, चमत्कार कैसा हो गया, आप कैसे भूल गए आपके वादे सीज फायर का और कड़े सैंक्शंस, सीवियर सैंक्शंस लगाने की बात जो आप कही थी। तो ट्रम्प जो है बेचैनी से सुनते रहे इनका पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो भी एग्रीमेंट किया हूं उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है रूस के साथ बहुत अहम है, और उनके ताल्लुक, उनसे ताल्लुकात जो है तिजारती ताल्लुकात खास तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ा एक तिजारती डेलीगेशन पुतिन वहां लाए थे। और मेरे ख्याल से सिर्फ वो यूक्रेन के अलावा ये बहुत अहम था एजेंडा। तो ये किसी को यानी पता नहीं यानी था कि यानी ये। यानी गए थे यूरोप की और वेस्ट की इज्जत बचाने, और वहां सौदेबाजी करके, कारोबार की सौदेबाजी करके वो सब भूल गए। अच्छा, एक चीज मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब पहुंचे पुतिन अलास्का, जहां मीटिंग होने वाली थी, अमेरिका और रूस बिल्कुल नजदीक नजर आते हैं वहां, अगर आप नक्शे पे देखें तो बहुत ज्यादा दूर, लंबी फ्लाइट नहीं थी पुतिन की। बहरहाल जिस वक्त वो पहुंचे तो रेड कारपेट वेलकम किया गया, लेकिन साथ साथ धमकाने के लिए B-2 बॉम्बर भी वहां से गुजारे गए फिजा से। लेकिन वो मुस्कुराते रहे पुतिन, और वो ऐसा असर छोड़ गए कि ट्रंप बदले बदले नजर आए, और उसके बाद ये क्लास ले ली तमाम यूरोपीय मुल्कों की। आपने बहुत ही अहम चीजें बताई इस सिलसिले में। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं वेस्ट एशिया की मैं तरफ। दो जी जस्ट जी। दो छोटी टिप्पणियां कर हाँ, सकता हूँ जी 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 यहाँ की। जी। एक तो जो है जो B-2 बॉम्बर का मुजाहरा जो है पुतिन ने इसको नजरअंदाज कर दिया। वो हाँ जानते थे कि ये दिखावा है, अपनी अमेरिका की कुव्वत बताना चाहते हैं, डराना धमकाना चाहते हैं। लेकिन असल में जो है रूस जीत रहा है फौजी महाज पे यूक्रेन में, और वो जी ताकतवर बन गया है बोल को उनको पता था। जी तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के मॉस्को को निमंत्रण दिया, जहां वो भी इसी का प्रदर्शन करेंगे जब तो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो जी जी दूसरी बात यह है कि जो यूरोपियन लीडर्स थे ना, वो उनकी समझ में नहीं आया कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम भरोसा करें, या हम जो है अपने आप हैं यूक्रेन और रूस के खिलाफ, और अमेरिका से हम कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते बोल के उनको साफ पता चल गया कि जो है अमेरिका यूरोप की इज्जत बचाने की बजाय अपनी इज्जत बचा के अपनी महाज जो है मजबूत कर लिया रूस से। तो अब उनमें तालमेल हो गया है, और हम जो है अपना रास्ता नापना पड़ेगा बोल के उनको अच्छी तरह पता चल गया। जी। यानी 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 अच्छा, यूरोपियन मुल्कों की मजबूरी यह है कि वो बगैर अमरीकी सपोर्ट के रूस के खिलाफ वो जंग जारी नहीं रख सकते। इसलिए रूस और पुतिन की बहरहाल एक बड़ी जीत है। जो कब्जा उसने किया है इलाका, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कहा गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अब आप नेटो में भी शामिल नहीं होंगे होंगे ये ख्वाब देखना बंद कर दो। यानी वो सारी चीजें जो पुतिन चाहते थे शुरू से, वो अब मान ली गई हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं हमास और इसराइल के बीच में जो जंगबंदी के मुआहदे की बात हो रही है। हमास ने रजामंदी जता दी, उसके बाद अब इसराइल थोड़ा सा नानुक्कड़ कहने की कोशिश कर रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जाएगा ये? जी,
देखिए, ये जंगबंदी की बात जो है लगातार 22 महीनों से चलती आ रही है, और हर बार जो है, जब भी हमास मान लेता है बंधकों को रिहा करने के लिए और जंगबंदी के लिए, 60 दिन का हो या छोटे मोहलत के लिए हो, तो ये इजराइल को जो है मंजूर नहीं है, क्योंकि वो मान के चलता है कि हमास सीज फायर को लेके उसका डिमांड जो है कंप्लीट विड्रॉल इजरायली फोर्सेस गाजा से वो रहेगा, शर्त रहेगी बोल के वो मान के चलते हैं। और सिर्फ अमेरिका या दुनिया को बताने के लिए वो लचकदार रवैया बताते हैं कि हम सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं, हम मोसाद के चीफ को दोहा भेजे हैं, और कायरो भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, मिस्र से भी वगैरह बोल के। तो असल में जो है उनका प्रॉब्लम है, उनके बेन गवीर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियर धमकी दे दी है कि अगर आप सीज फायर करते हैं या जंग जारी नहीं रखते गाजा में, तो हम गवर्नमेंट से निकल जाएंगे बोल के। पहले भी उन्होंने धमकी दे के निकल गए थे, और खतरा बढ़ गया था, नेतन्याहू की हुकूमत गिरने की संभावना थी। तो इसके अलावा स्मोट्रिच भी वही कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को पसंद नहीं है, जैसा सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में वगैरह, और पूरे जो है फलस्तीनी गांव करिए जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास थे, उनको भी जो है इजरायली म्युनिसिपल एरिया में शामिल कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं जेरूसलम म्युनिसिपल जोन का। तो इस लिहाज से जो है, जो रियलिटी है, ये दोनों मिनिस्टर्स ग्राउंड रियलिटी को बदलना चाहते हैं कि सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करके जो है ग्रेटर इजराइल का जो एजेंडा है उनका, उसी के तहत जा रहे हैं। और जंग बंदी के खिलाफ भी इसलिए हैं कि वहाँ बेन गवीर जो है उनकी ग्रुप के सेटलमेंट्स दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, जो कि एरियल शरोन साबिक वजीर आजम उन्होंने उखाड़ दिए थे 2005 में, जब इसराइल ने विड्रॉ कर लिया था। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू की ये मजबूरी है कि अगर वो सत्ता में रहना चाहते हैं तो ये दोनों मिनिस्टर की बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनके सपोर्टर्स अब नेसेट में सिर्फ 61 है, 51 ही है। तो एक मेंबर से ही मेजोरिटी है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर दो मिनिस्टर और उनके ग्रुप के तकरीबन 10 मिनिस्टर्स निकल गए तो उनके ग्रुप के मेंबर्स। तो इस लिहाज से जो है ये दिखावे के लिए ये सब ड्रामाबाजी करते हैं कि सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं, और वो हमास के प्रपोजल्स को मंजूर करना नहीं चाहते। इसलिए लाखों के लोग जो है इजरायली सड़कों पे उतर आए हैं, सिर्फ बंदूकों को रिलीज करने के लिए ही नहीं, लेकिन गाजा में जो जंग करने का ऐलान किया है, कब्जा करने का ऐलान जो किया है उसके खिलाफ भी। और लगातार मुजाहरे हर दिन हो रहे हैं वहाँ। संडे का दिन जो पहला वर्किंग डे इसराइल में, तकरीबन 5 लाख लोग सड़कों पे थे टेल अवीव में और दूसरे शहरों में, जो कि रिकॉर्ड है हालिया तारीख में। इसराइल के इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे आए थे नेतन्याहू के खिलाफ, और इसमें कई आर्मी रिजर्विस्ट भी शामिल थे, जो रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट्स थे, और बहुत सारे लोग जो गाजा में जंग में शामिल होने से एतराज कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल थे, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो डिसअफेक्शन बोलते हैं आर्मी में, वो फैल रहा है, क्योंकि वो कई बार भेजे गए हैं गाजा में, और वो वहाँ जो है हमास के लड़ाकू अभी तक उनको चुनौती दे रहे हैं, और वहां जाने से वो कंदरा रहे हैं, इसलिए कि वहां हताहत हो रहे हैं हर दिन, और मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और कुछ हासिल करने के लिए आए नहीं हुआ, सिर्फ ये प्रोपोगंडा के लिए जो है लोगों को मुंतकिल करते हैं गाजा सिटी से रफा की तरफ या नवासिब एरिया की तरफ, जो नॉर्थ कोस्ट और साउथ में है। तो इस लिहाज से जो है ये चला आ रहा है कई महीनों से, मुंतकिल करना और प्रोपागंडा करना फलस्तीनियों के खिलाफ और हमास के खिलाफ। जी। यानी 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 इसका नतीजा ये है कि नेतन्याहू अपने यानी इजराइल और अपनी सरकार में
प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं है, जबकि मुल्क के अंदर इतनी नाराजगी है जंग जारी रहने से। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने एक बयान दिया है 2 दिन पहले, जिसमें कहा है कि फिर से जंग छिड़ सकती है इसराइल और ईरान के बीच। क्या आपको इस बात पर कुछ यकीन आता है, या ये कोई एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि वो कुछ कहना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, ये ईरान की तरफ से रिस्पांस है जो कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग देश जो है देता है, क्योंकि धमकियां भी तो इसराइल की तरफ से आ रही हैं और अमेरिका की तरफ से भी आ रही हैं, और यूरोप ने भी धमकी दी थी, अगर इतने दिनों में 20 अगस्त तक अगर आप अग्रीमेंट नहीं करते हैं तो और हम सैंक्शंस डालेंगे बोल के। तो सभी तरफ से जो है ईरान को धमकी दी जा रही है, और ईरान इसको पूरी तरह से नजरअंदाज करता आ रहा है। ना वो यूरोपियन यूनियन का सुन रहा है अब, ना अमेरिका का, ना इसराइल का। और वो जो है पूरे इलाके में बारीकी से जो है जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो मॉनिटर कर रहे हैं क्या हो रहा है लेबनीज हुकूमत और हिजबुल्लाह के बीच में, उसमें इसराइल का क्या रोल है, और अमेरिका कितना दबाव डाल रहा है, और यूरोपियन देश का रोल क्या है, और किस तरीके से वहाँ अली लारिजानी जब गए थे और वहाँ वजीर खारिजा जो है उनसे मिलने इनकार कर दिए। हालांकि वो स्पीकर चेंबर ऑफ डेप्यूटीज जो पार्लियामेंट है उनसे मिले और सदर से भी मिले, लेकिन जिस तरीके से लोग उनको वेलकम करने एयरपोर्ट आए, बेरूत एयरपोर्ट पे, तो हाल ही तारीख में इतने सारे लोग कभी भी एक फॉरेन डिग्नेटरी को वेलकम करने नहीं आए थे। हजारों के, लाखों की तादाद में पूरा बेरूत जो है पूरा वर्चुअली कर बंद हो गया था, रोड्स वगैरह, ट्रैफिक वगैरह सब। तो इतने सारे लोग जो है हिजबुल्लाह मोबिलाइज करके वो बताना चाहते थे कि जो है हिजबुल्लाह अलग थलग नहीं है, छोटा गुट नहीं है, इनकी पॉपुलैरिटी, पॉपुलर सपोर्ट जो है वाइड स्प्रेड है, जिसमें सिर्फ शिया ही नहीं, सुन्नी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर तरह के लोग जो है उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट सलाम की गवर्नमेंट अमेरिका के दबाव में करना चाहती है, दिसंबर डेडलाइन जो हथियार लेने की जो बात कर रहे हैं, उससे जो है लोग मुतफिक नहीं है, उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ईरान भी ये जो है कशमकश लेबनान में बारीकी से देख रहा है। दूसरी तरफ हूती के ऊपर दोबारा बमबारी शुरू कर दिया है इसराइल, और हूती भी जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और कड़े कानून जो है जहाजों के लिए हर दिन इशू कर रहे हैं कि आपको बताना होगा कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुक के, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है बोल के हर एक जहाज को जो है मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि कोई भी अभी तक दुनिया में सुपर पावर इतना एनफोर्समेंट कभी भी नहीं किया। ना अमेरिका ने किया, ना रूस, ना चीन, कोई भी देश। हालांकि ये सुएज कैनाल स्ट्रेटेजिक वाटरवे है और टर्की भी ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन कंट्रोल करता है, लेकिन वो हर एक जहाज को पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। हालांकि सुएज कैनाल मिस्र की टेरिटरी में है, वो भी नहीं पूछते कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, क्या कार्गो है वगैरह बोल के। सिर्फ वो जो टोल है सुएज कैनाल का वो लेते हैं, और मिस्र का फ्लैग जब तक वो उनकी टेरिटरी से जाते हैं वो लगाना कंपलसरी है। लेकिन हूती जो है ये रेड सी इंटरनेशनल वाटरवे है, समंदर है, तो ये इतनी ताकतवर हो गए हैं कि उनको पूछे बगैर वहां कोई भी शिप आना जाना जो है नामुमकिन हो गया है। तो इस लिहाज से जो है हूतियों का असर जो है इतना बढ़ गया है कि कोई सुपर पावर भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका भी कोशिश किया और डर के भाग गया वहां से, यूरोपियन यूनियन, नाटो सभी ने कोशिश की, सब डर के मुंह फेर के जो है चले गए। आपके आपके इस बात के सबूत के तौर पर मैं अपने दर्शकों को याद दिला सकता हूं कि अभी 2 दिन पहले जब इजराइल ने हमला किया यमन पर, तो फौरन अमेरिका से एक बयान आया कि हम इसमें शामिल नहीं थे। यानी वो अपने आप को, वो जो एग्रीमेंट हुआ उसको शायद वो उस पर पालन भी करना चाहते हैं,
और अपना डर उनको जो है वो उन्होंने जाहिर किया। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में एक ट्रंप कॉरिडोर की बात कही गई थी। उसके फौरन बाद ईरान के प्रेसिडेंट पहुंच गए आर्मीनिया, और वहां उन्होंने कई मुआहदे भी कर डाले और कहा कि गैर मुल्की मुदाखलत इलाके के लिए फायदेमंद नहीं है। और उसके बाद फिर बेलारूस भी पहुंच गए। तो ये दौरा इमीडिएट ईरान के प्रेसिडेंट का, और उधर ट्रंप कॉरिडोर की तैयारी, एग्रीमेंट व्हाइट हाउस में हुआ। अब उसका क्या होगा? ट्रंप कॉरिडोर का क्या ईरान उसको स्कटल कर पाएगा? क्या लगता है? जी, ये जो है ट्रम्प की पॉलिसी जो वो कहते आ रहे हैं कि मैं दुनिया में जहां भी जंग होती है मैं वहां जंग बंदी कराता हूं, चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, या गाजा में हो, या ईरान इसराइल हो, या रुवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो, या कहीं भी हो, तो वो सभी इलाकों में टांग अड़ा के जो है शाबाशी लेना चाहते हैं, और यहाँ भी जल्दबाजी में जो है करके अजरबैजान को मना के वहाँ पीस एग्रीमेंट करा है। हालांकि अजरबैजान जो है रूस के भी साथ गहरे ताल्लुक रखता है, और आर्मीनिया भी ईरान के साथ काफी गहरे ताल्लुकात रखता है। लेकिन इसराइल इसमें काफी इसमें मुलविस है, हथियार देता है अजरबैजान को। और मेरे ख्याल से ये कॉरिडोर जो है रियलिटी नहीं होगा शॉर्ट रन में, इसलिए कि इन दोनों के बीच में इतने पेचीदा प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझाना कोई आसान बात नहीं है। कॉरिडोर जो बनाना है बहुत मुश्किल काम है। और जो भी अभी तक टिप्पणियां करे हैं एक्सपर्ट्स, वो ईरान का हवाला दिए हैं और रूस को कमजोर करने का हवाला दिया है, लेकिन मेरी नजर में ये जो है एक मैसेज टर्की को है, क्योंकि टर्की जो है इसमें काफी दिलचस्पी रखता है अजरबैजान और आर्मीनिया के मसले में। और टर्की चूंकि नाटो मेंबर है और वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी कुछ हद तक अपनाना चाहता है, रूस और चीन और ब्रिक्स में भी अप्लाई किया है उसने। तो एक तरीके से जो है ये अमेरिका यूरोपियन यूनियन का एक मैसेज है कि आप जो है इसी दायरे में रहिए नाटो के, और आप कुछ हद से ज्यादा ही इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम भी जो जानते हैं आपको किस तरह से कंटेन करना चाहते हैं, बॉक्स में रखना चाहते हैं बोल के। तो ये टर्की के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है। हालांकि वो अमेरिका जानता है कि ये ईरान के बगैर ये कॉरिडोर मुमकिन हो नहीं सकता है। और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, चाबहार से ईरान होते तुर्कमेनिस्तान और रूस और ये यूरोप की तरफ, वो उसमें कुछ खास तब्दीली नहीं होगी, उस पर खास असर नहीं होगा। वो ऑपरेशनल है और उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें चाइना भी शामिल है, क्योंकि ट्रेन्स आना जाना शुरू हो गए हैं ईरान से चीन तक, और रूस तक भी जा रहे हैं सेंट्रल एशिया के जरिए। तो ये मेरा ख्याल से ज्यादा पब्लिसिटी है और टर्की के निशाने में करे हैं। और ईरान वो जानते हैं कि ईरान इसको साबोटाज करके इसको ऑपरेशनल होने से ये करेगा। नहीं, नहीं हो पाएगा। यानी जो अमेरिका की चाल जो इस इलाके में है, उसको ईरान किसी तरह से कंटेन कर रहा है, और वो अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसमें भारत को भी उससे बड़ा फायदा हो सकता है, जिसमें चाबहार से और फिर सामान ले जाया जा सकता है सेंट्रल एशिया और ये इसमें यूरोप तक। इसमें जी। इसमें उन्होंने अमेरिका ने जल्दबाजी भी बताई है, इसलिए कि वो अलास्का की मीटिंग से पहले कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं कि थे कि ये कॉकसस में साउथ में जो है हम वहां भी आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, अगर आप लचकदार रवैया यूक्रेन में नहीं बताए तो हम साउथ से भी आपको जो है वीकन कमजोर कर सकते हैं बोल के वो उनका मेन पॉइंट था वो। जी, वाकई इंटरनेशनल सियासत को समझना बहुत अजीब एक चीज होती है।
मुझे जब आपने ये कहा तो मुझे फौरन याद आया, ईरान ने भी कुछ साउथ अमेरिकन मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, अमेरिका के पड़ोस तक अपने वजूद को पहुंचाया हुआ है। कभी अगर इमरजेंसी और जरूरत पड़ी तो वहां से भी अपने दोस्तों से मदद ले सकता है अमेरिका के खिलाफ। अच्छा वेनेजुएला। जी जी बिल्कुल। वेनेजुएला तो खास तौर पे। जी वेनेजुएला खास तौर पर। अच्छा मैं अब एक आखिरी इशू पर बात करना चाहता हूं, वक्त हमारे पास कम रह गया है। अभी 2 दिन पहले पेरिस में एक मुलाकात हुई है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर की इजरायली डेलीगेशन के साथ। उसी के साथ साथ एक और खबर आई, सीरिया के बुर्ज मजहबी रहनुमा से अमेरिका के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है, बराक की, जो जो तुर्की में एम्बेसडर हैं और सीरिया के लिए खास नुमाइंदे हैं। इन मुलाकातों को आप कैसे देख रहे हैं? सीरिया में क्या कुछ होने जा रहा है? जी देखिए, जब ट्रम्प रियाद आए हुए थे 2-3 महीने पहले, उसके बाद जो दूसरे खाड़ी के देशों का दौरा जब उन्होंने किया, तो वहाँ ये जो शाम के सदर हैं उनसे मुलाकात की सऊदी दबाव में आके, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है शर्रा का सपोर्ट करना चाहता है और उनको टर्की से अलग थलग करना चाहता है, क्योंकि टर्की के जरिए जो है ये शर्रा वहाँ उसे बशर अल असद के खिलाफ तख्ता पलटने में, और सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि जो है शाम में जो है टर्की का असर और रसूख बढ़ जाए। तो बैलेंस करने के लिए ये सऊदी ने ये इनिशिएटिव लिया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करे। तो उन्होंने वहाँ उनसे बातचीत की थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स में भी आप शामिल हो जाइए, सीरिया के साथ नॉर्मलाइज करिए। लेकिन इसराइल की तरफ से जो है दो प्रॉब्लम्स थे, बल्कि तीन। एक तो नॉर्मलाइजेशन तो अब्राहम अकॉर्ड से उम्मीद करते थे, अमेरिका कुछ ना कुछ करके दबाव डालेगा। दूसरा जो है इसराइल चाहता था कि उनकी मदद करे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे अभी भी फ्रेंड्स दोस्त जो हैं हिजबुल्लाह के शाम में हैं कुछ इलाकों में, जो कि मदद कर सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो है ये सिविल वार में मुंतकिल हुए थे और उनके हामी अभी भी सपोर्टर्स हैं और नॉर्थ वेस्ट में। तो ये कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ जो है जब कब्जा कर लिया इसराइल गोलान हाइट्स के आसपास के इलाके और ड्रूजों को सपोर्ट करने लगे, तो ये दूसरा दबाव था अल शर्रा के ऊपर कि अगर आप हम हमारी पॉलिसी अपनाएंगे नहीं, तो हम रूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले अलावाइट के ऊपर भी दबाव डाले थे। तो इस लिहाज से जो है अल शर्रा मजबूरन अमेरिका के और इसराइल के पेरिस में मिले, डेलीगेशन से मिले, क्योंकि फ्रांस जो है पुराना मैंडेटरी पावर है सीरिया के ऊपर, आप जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लेबनान और सीरिया में मैंडेट दिया गया था, जो कि 1945 में खत्म हुआ। लेकिन फिर भी फ्रांस जो है दिलचस्पी रखता है जो भी डेवलपमेंट्स सीरिया में होते हैं। तो इस लिहाज से जो है पेरिस में मुलाकात हुई, और इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत जो है पेचीदा मामला है, क्योंकि वहाँ सुन्नी ग्रुप जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इसराइल जो है जो नए कब्जा किए हुए इलाकों की छोड़ना नहीं, लेकिन पुराना गोलन हाइट्स को भी खाली करना है, तभी हम जाके मुआहदा कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, बल्कि उनका कड़ा रवैया है। और कुछ कुर्दिश ग्रुप भी इसी में शामिल हैं कि इसराइल को जो है ये रियायतें नहीं देना चाहिए और कब्जा किए हुए इलाकों को वापस लेना चाहिए। जी। तो दूसरा ये कुछ ये सवाल था ये आपका। यानी उनका जो लार्जर इंटरेस्ट है इसराइल और सीरिया को नजदीक ला करके, जो सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान है जो अब नजर आ रहा है बाकायदा, क्या उसमें इसराइल वहां की हुकूमत को एंगेज करके वो अपना प्लान इंप्लीमेंट करना चाहता है सीरिया को और कमजोर करने के लिए? जी, यही तो मकसद था इसराइल का, जो कि टर्की ने उसको उस पर पानी फेर दिया
और सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि शाम के टुकड़े हो जाएं, क्योंकि अगर टुकड़े हो जाते हैं तो सऊदी अरेबिया के लिए जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी भी जो है वो यमनियों से झील रहे हैं, और वहाँ अलग तीन चार इलाकों में सीरिया बढ़ जाता है, तो उससे और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वहाँ जो शमार ट्राइब है वो जॉर्डन और सीरिया में बिखरे हुए हैं आधे वहाँ, जो कि रॉयल फैमिली में जो शाह अब्दुल्ला जब किंग थे वो शमार ट्राइब के थे, उनके एहलिया वगैरह। तो सऊदी अरब में काफी गड़बड़ी कर सकते हैं अगर ये छोटे इलाके इंडिपेंडेंट देश सीरिया से उभर के निकलते हैं, तो जो कि इसराइल का मकसद है, क्योंकि ये छोटे देशों से जो है ड्रूज लैंड, आलावाइट लैंड, कुर्दिश लैंड और ट्राइबल लैंड वगैरह करके सऊदी अरब पे दबाव डालना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट इसराइल का ये है कि वो किसी ना किसी तरह से जो है तेल और पानी सीरिया के जरिए, इराक के जरिए और खाड़ी देशों के साथ इसराइल को लिंक करना चाहते हैं, जो कि उनका असल मकसद है, जो कि सद्दाम हुसैन के साथ भी डोनाल्ड रम्सफील्ड जब डिफेंस मिनिस्टर थे 80s में ईरान इराक की जंग के दौरान, उन्होंने भी ये प्रपोजल सद्दाम हुसैन को दिया था, जो कि वो नजरअंदाज कर दिए थे। तो अभी भी जो है अमेरिका इस प्रपोजल को इनडायरेक्टली पुश कर रहा है, इराकी गवर्नमेंट जो कि वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसराइल इनडायरेक्टली शाम के जरिए ये ड्रीम जो है उनका ख्वाब इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जो कि पहले 48 से पहले एक इराक से पाइपलाइन जाती थी हैफा तक, अभी भी है वो, उसमें तेल भी इकट्ठा हुआ है, लेकिन उसको चालू कर सकते हैं कभी भी। तो वो इसराइल चाहता है कि कुर्दिश एरिया में जो ऑयल एंड गैस है, तो वहां उस पाइपलाइन को रिवाइव करके इसराइल तक पहुंचे, और इसराइल भी एक इम्पोर्टेंट टर्मिनल बने तेल इस इलाके से वहां जाने के लिए और उसके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए। और पानी का भी पुराना प्रपोजल है एक पाइपलाइन के जरिए, क्योंकि पानी की किल्लत है इसराइल में। हालांकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बैंक का एरिया कब्जा कर लिया है जहां पानी मिलता है, और जॉर्डन रिवर तो भूल जाइए, सूख गई है वो, और सी एफ गलीली भी जो है श्रिंक होती जा रही है। तो आबादी के लिए जो है, एग्रीकल्चर के लिए वगैरह सब पानी की किल्लत है, तो वो पानी जल्द से जल्द, जो कि उनको उम्मीद थी नील नदी से मिस्र से मिलेगा बोल के, लेकिन वहां भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई। तो टाइग्रिस यूफ्रेटिस से जो है वो पानी और वहां से तेल इसराइल को लाना चाहते हैं। यह इसराइल का असल मकसद है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ये दबाव डाल रहा है इराक पे, सीरिया पे वगैरह। जी। और शायद उसी प्लान को याद करते हुए 2-3 दिन पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ग्रेटर इसराइल के उस नजरिए को फिर से रिवाइव करने की बात की है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिस तरह से मजबूती से इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या वो ऐसा होने देंगे? क्या ईरान की उभरती हुई ताकत ऐसा होने देगी कि इसराइल हर जगह अपना झंडा गाड़ दे? ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।